नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में देश की सभी मुख्य पार्टियों ने तैयारियां पूरी तरीके से तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का महागठबंधन बनाया है। ऐसे सियासी माहौल के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सर्वे भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक सर्वे के मुताबिक विभिन्न 11 राज्यों में जो सर्वे सामने आया है, उस सर्वे से बीजेपी की नींद से उड़ गई है। दरअसल इन 11 राज्यों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, इस सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक नई चुनौती सामने आ गई है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन राज्यों में भाजपा का कमल खिला पाने में सफल रहते हैं या नहीं। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से 11 राज्य हैं और किस तरह से इन राज्यों में भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं और इस बार जो सर्वे आया है, इसमें 46% वोट के साथ वाईएसआरसीपी को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। टीडीपी को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के साथ 42% वोट टीडीपी को मिलने का अनुमान लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी अभी खुलना मुश्किल दिख रहा है, यानी कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0 सीट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस का भी खाता खुलने में भी मुश्किल दिख रही है। लेकिन दोनों पार्टियों का जो वोट शेयर है वो 2% में है। लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी एनडीए गठबंधन से दूर हो गई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया है। हालांकि वाईएसआरसीपी अभी कोशिश में है कि वह एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन जिस तरह से यह 10 सीटें टीडीपी के जीतने की जो संभावना बन रही है, उससे यह साफ है कि यह सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जाएंगी और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएंगी। अब बात करते हैं राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना में बीआरएस को कुल 40% वोट मिलने का अनुमान है। 8 सीटों पर बीआरसी यानी जो केसीआर की पार्टी है, उसको जीत मिलने की संभावना है। कांग्रेस 23% वोट के साथ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। 28% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। 3% वोट के साथ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट जरूर कर दें कि केसीआर की पार्टी जो बीआरएस है, वह ना तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस यहां 2 सीट जीत रही है। अगर बीआरएस 8 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो एक ऐसी संभावना हो सकती है कि जब 2024 के नतीजे आए और मामला कहीं बीच का अटक जाए, तो फिर ये 8 सीटें काफ़ी अहम किरदार अदा करने वाली है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। किस तरह से 17 सीटों में महज यहाँ 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, जबकि केसीआर की पार्टी बीआरएस यहाँ बढ़त बनाते हुए दिख रही है। अब जानेंगे केरल के बारे में। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी भरपूर कोशिश करती है। आरएसएस लगातार एक्टिव है कि वहाँ कुछ सफलता मिल जाए, लेकिन अभी तक केरल में बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया और ना ही विधानसभा के चुनाव में और ना ही लोकसभा के चुनाव में। अब जब 2024 में लोकसभा के चुनाव है, उससे पहले इस सर्वे में केरल में बीजेपी का कमल खिलना मुश्किल दिख रहा है। यहाँ एलडीएफ को 39% वोट के साथ 4 सीटें मिलने का अनुमान है। 47% वोट के साथ यूडीएफ को 16 सीटें मिलने का अनुमान है। यूडीएफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यानी कि कुल केरल की 20 सीटों में से 16 सीटें यहाँ केरल में इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन का यहाँ खाता खुलना भी मुश्किल है। हालांकि इस बार केरल में जो एनडीए का वोट शेयर है, उसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है और 13% वोट जो है वो एनडीए के खाते में जाने की संभावना है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु बड़ा राज्य है। यहाँ लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और यहाँ 39 सीटें बड़ा किरदार भी निभाती हैं कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। आप यहाँ देख लीजिए किस तरह से एआईएडीएम के यहाँ 6 सीटें जीत रही हैं 25% वोट शेयर के साथ।
एआईडीएमके ने एनडीए अपना नाता तोड़ लिया है, बीजेपी से अलग हो गई है। ऐसे में पहले जब एआईडीएमके एनडीए का हिस्सा थी तो यह 6 सीटें अगर जीतती तो एनडीए को उसका लाभ मिलता, लेकिन अब एआईएडीएमके अलग हो चुकी है। डीएमके जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है 21 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। डीएमके एमके स्टालिन की पार्टी है और 31% वोट शेयर के साथ 21 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। 11% वोट के साथ कांग्रेस 7 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। यानी अगर आप देखेंगे कि 39 में से 21 डीएमके की और 7 कांग्रेस की, कुल 28 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अब तमिलनाडु में बीजेपी का हाल जान लेते हैं। यहाँ भाजपा को वोट तो 7% मिलता दिख रहा है, लेकिन खाता नहीं खुलने के आसार हैं, जबकि पीएमके को 6% वोट के साथ 1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य जो उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं वह तमिलनाडु में थोड़ा हावी है। कुछ निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो बड़े ही मजबूत हैं और 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो जीत दर्ज कर सकते हैं। इनका जो वोट शेयर होगा वो कुल 20% होने की संभावना है, यानी कि 20% वोट के साथ अन्य जो उम्मीदवार हैं वो 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं असम की। बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में यहाँ जीत मिली थी। यहाँ लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी का थोड़ा दबदबा है। असम की कुल 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करते हुए दिख रही है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले उसको थोड़े घाटे की संभावना बनी हुई है। 42% के वोट शेयर के साथ असम में 12 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। 29% वोट शेयर के साथ कांग्रेस 1 सीट पर, जबकि 29% वोट शेयर के साथ अन्य जो निर्दलीय कैंडिडेट हो सकता है 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकता है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, जबकि एक बार फिर भूपेश बघेल की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उस वक्त का क्या हाल होगा। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं और कांग्रेस 43% वोट शेयर के साथ 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो यहां भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि बीजेपी यहां 4 सीटों में सिमटती हुई दिख रही है, जबकि वोट शेयर के हिसाब से तो बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ ठीक है। बीजेपी को 46% वोट मिलने की संभावना भी है, जबकि कांग्रेस के खाते में बीजेपी से अगर कंपेयर करेंगे तो 3% कम, यानी कि 43% ही वोट मिलेंगे, जबकि 11% अन्य जो उम्मीदवार हैं वो वोट शेयर करेंगे। हालांकि उनका खाता खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का घाटा होने की संभावना है। यहाँ की 11 सीटों में सिर्फ 4 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती दिख रही है, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो लोकसभा चुनाव के नतीजों की तो निश्चित तौर पर बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोचने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे मामला खिसकता जा रहा है, किस तरह सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी और बीजेपी के हाथ से छीनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। इसी साल मध्य प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या स्थिति रहने वाली है। 41% वोट शेयर के साथ कांग्रेस यहां 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस को यहां 2019 की तुलना में बढ़त मिलने की संभावना है, जबकि 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। छिंदवाड़ा की सीट पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे आया है उसमें कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना बनी हुई है। यहाँ कुल 29 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 25 सीटें जाने की संभावना है। 48% वोट शेयर बीजेपी का होगा, 11% वोट शेयर अन्य का होगा। अब राजस्थान का भी हाल जान लेते हैं। राजस्थान में भी इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन लोकसभा के चुनावों में इस सर्वे के अनुसार यहाँ भी कांग्रेस को 41% वोट के साथ 2 सीटें मिलने की संभावना बनी हुई है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुला था। ऐसे में यहाँ संभावना है कि इस बार कांग्रेस का खाता भी खुले और 2 सीटों पर कांग्रेस जीत भी दर्ज कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ घाटा होने की संभावना है। पिछली बार 2014 की अगर बात करें तो 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी थी और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 25 में से 24 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराई थी। अब इस बार यह आंकड़ा फिर से घट रहा है, 1 सीट का नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है।
49% वोट शेयर के साथ राजस्थान में बीजेपी 23 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि यहाँ जो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे उनका वोट शेयर 10% होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। बीजेपी यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में लगातार कोशिश कर रही है कि उड़ीसा में किसी न किसी तरह से नवीन पटनायक के वर्चस्व को खत्म किया जाए और बीजेडी की जगह बीजेपी को राज्य का विकल्प बनाया जाए। ओडिशा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। इस सर्वे के अनुसार नवीन पटनायक की पार्टी यहां पर अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है। 45% वोट शेयर के साथ नवीन पटनायक की बीजेडी को 13 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस का यहां खाता खुलने की संभावना नहीं दिख रही है। 11% वोट शेयर के साथ कांग्रेस को यहां 0 सीट मिल सकती है, जबकि 41% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है और बीजेडी और बीजेपी के बीच वोट शेयर का जो अंतर है वो महज 4% रह गया है। लेकिन सीटों के अंतर में कुल अभी भी 5 सीटों का गैप दिख रहा है। 8 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। यहाँ अन्य जो उम्मीदवार होंगे वो 3% वोट ही अपने पाले में हासिल कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यह एक बड़ा राज्य है और ममता बनर्जी यहाँ लगातार एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पार्टी टीएमसी को लगातार यहाँ मजबूती देती रही हैं। 2019 में जब यहाँ चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मजबूत वापसी की थी और 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 की लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की थी। लेकिन अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो यहाँ बीजेपी को घाटा होता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस को 7% वोट शेयर के साथ यहाँ 2 सीटें मिलने की संभावना है। 48% वोट शेयर के साथ ममता बनर्जी की टीएमसी 30 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर टीएमसी की जो यह 30 सीटें हैं यह भी इंडिया गठबंधन के पाले में ही जाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ऐसे में टीएमसी की ये 30 सीटें और कांग्रेस की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जाने की संभावना है। बीजेपी यहाँ 38% वोट शेयर के साथ 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को यहाँ 8 सीटों का नुकसान होते हुए दिख रहा है। 6% वोट शेयर के साथ लेफ्ट का खाता खुलना मुश्किल है। 3% वोट शेयर के साथ अन्य का खाता भी खुलना यहाँ मुश्किल है। अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, जहां विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को मात दी और सत्ता छीन ली। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहां 44% वोट शेयर के साथ बीजेपी के खाते 16 सीटें जाने की संभावना है और 40% वोट शेयर के साथ ही कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि 11% वोट शेयर के साथ जेडीएस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अब जेडीएस बीजेपी के साथ आ चुकी है और एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में बीजेपी की 16 और जेडीएस की 2 सीटें मिलकर कुल 18 सीटें एनडीए गठबंधन के पाले में जाती हुई दिख रही हैं। 5% वोट शेयर के साथ अन्य का खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। तो यह वो 11 राज्य हैं जहां निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश कर रही है कि वहां पर लोकसभा के चुनाव में अपनी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज करे। लेकिन फिलहाल जो सर्वे आया है उसमें ऐसा होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल सर्वे रिपोर्ट कहां तक सही ठहरती है या तो चुनाव के बाद परिणाम आने पर ही पता चल सकेगा। वैसे भी इस दौर की राजनीति में कब, कहां और कितना बड़ा उलटफेर हो जाए यह कह पाना मुश्किल है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद्र मिश्रा ने और कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।